आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है और लेक्चर फर्स्ट कम्प्लीटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ जाकर लेक्चर फर्स्ट को आई बटन पर क्लिक करके देख ली और उसके बाद फिर लेक्चर 2 को आसानी से समझते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन एंड म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों को बेसिक से बताएंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक ख़त्म होगा। ठीक, क्या साइक्लोट्रॉन में क्या है, कैसे और किसने इसको, किसका यानी कौन इसका आविष्कारक है या किसने इसे डिफाइन किया, सब कुछ बताएंगे पूरी डीपली से इस वीडियो में। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं, देखिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम आयन और कणों को त्वरित करके उनका मान निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा 1934 ईस्वी में हमने भी पढ़ा है कहीं से, आप लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, तो 1934 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, लॉरेंस और लिविंगस्टन। ठीक, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया और इसका आविष्कारक भी उन्हें माना जाता है। ठीक, और इसका सिद्धांत ये था कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले यानी घूमने वाले, यानी जैसे कहते हैं ना इलाहाबाद से अयोध्या तक परिक्रमा करके आए हैं, या ये धुकरन्नाथ से क्या नाम है, ये काली भवानी तक गए हैं। तो ये परिक्रमण यानी उसका पूरा घेरा, चारों तरफ घूमना, कहते नहीं चारों धाम घूम कर आए हैं। ठीक, भोले बाबा का चारों धाम। ठीक, तो वैसे यानी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिक्रमण काल में, परिक्रमण करने में या काल में आयन और अणुओं, ठीक, आयन और अणुओं, या आप कह सकते हो दोनों का, आयन भी कह सकते हो अणुओं भी कह सकते हो, या दोनों का परिक्रमण करने की स्थिति उनके आवृत्ति और ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करती। ये सीधा सीधा सिद्धांत था इसका। यानी जितनी ऊर्जा होगी किसी आयन का या किसी अणु का ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा व्यय होगी या ऊर्जा उतनी लेगी, ठीक, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, यानी उस पर वो निर्भर नहीं होती है। ठीक, और इसको हम साइक्लोट्रॉन, क्योंकि देखिए दो तरीकों से बना होता, ये आपको दिख रहा है ना, अल्फ़ाबेट्स का डी, ये आधा डी, ये पूरा डी, पूरा मिला के एक सर्किल हो जाता है, एक वृत्तीय पथ बन जाता है। लेकिन इसको अगर बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, डी लगेगा ना, 2 डी, तो इसलिए हम D1 D2 लिखें। यानी इसको हम पढ़ सकते हैं डीज, क्या पढ़ सकते हैं, डीज पढ़ सकते हैं इसको ना, पढ़ सकते हैं ना, D1 और D2, ये 2 डी के आकार के होते हैं। ठीक, और ये एक अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर होते हैं। ठीक, इस पे चार्ज होते हैं दोनों साइड, प्लस माइनस का दोनों साइड चार्ज दिया गया है। ठीक, और एक ऐसे बॉक्स में इनको रखा जाता है, इन्हें डीज भी कहते हैं, ये आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक, ऐसे बॉक्स में इनको रखा जाता है या ऐसे उपकरण में इनको समेट कर ऐसे रख दिया जाता है कि ये वो इस साइक्लोट्रॉन से आपको मिले। ठीक है, कि डीज को एक ऐसे विद्युत रोधी उपकरण में रखा जाता है जिसमें पहले से एक अक्रिय गैस अति निम्न दाब पर, ठीक, आपकी भाषा में अति निम्न दाब पर भरी जाती है। ठीक, अति निम्न दाब पर भरी जाती है, फिर उसमें डीज को रखा जाता है। ठीक, डीज को इस प्रकार रखा जाता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंब, ये जो रेखा दिख रही है आपको एरो, यह आप चुंबकीय क्षेत्र की रेखा में दर्शाया हूँ इसमें। और इसमें तब एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक, उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो आपका डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है वो आपका ऐसे होता है। ठीक, इस तरीके का होता है, प्लस माइनस इस तरीके का आपका डीसी करंट होता है। ठीक है, जो आपकी बैटरी सेल्स में होते हैं वो डीसी करंट है। लेकिन आपका जो इसमें ऐड किया गया है वो आपका एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट है। जो आप बिजली के खंभे देखते हो उसमें भी एसी करंट दौड़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है,
ट्रेन के ऊपर देखते हो 3 तार दौड़े रहते हैं, लेकिन उसमें एक ही फेस से, एक ही तार से छुआ हुआ होता है ना ट्रेन का, वो ऐसे ऐसे होता नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ट्रेन का होता है ना, ऐसे चलता रहता है ट्रेन, उसमें छुआ रहता है, ठीक, वो 3 जुड़ा होता है और ट्रेन चलती रहती है आराम से, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। और बहुत ही छोटी सी जानकारी देंगे, ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि फिगर में, डायग्राम में, डीज के मध्य में एक बिंदु है ना, दोनों डी के बीच में एक बिंदु है। इन बिंदुओं के यानी दोनों डीज के मध्य, ठीक, इनके मध्य एक अति उच्च दाब का वोल्टेज उत्पन्न होता है, लगभग अप्रॉक्स मान लो आप 10 के घात 5 वोल्ट, बहुत हो गया है कि नहीं, और 10 के घात 5 वोल्ट बहुत हो गया, और इसमें जो आवृत्ति उत्पन्न हो रही है ना, वो कम से कम 10 से 15 मेगाहर्ट्ज की हो रही है। आप अनुमान लगो 10 से 15 हर्ट्ज की मेगाहर्ट्ज की खाली फ्रीक्वेंसी उसमें निकल रही है, और जबकि वोल्टेज 10 के घात 5 वोल्ट इसमें निकल रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ पे लिख नहीं सकता था तो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। चलिए इसको हम जान लेते हैं, या कैसे कार्य करता है और इसका होल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम डीज के मध्य में कोई ऐसा धनायन रख दें, डीज के मध्य में कोई ऐसा धनायन रख दें जो वृत्तीय पथ पर घूमने के कारण किसी ऐसे, ठीक, किसी ऐसे उस क्षण की ओर अग्रसित हो, ठीक, उस क्षण की ओर अग्रसित हो जिस क्षण पे ऋण विभव पहले से ही विद्यमान हो, ठीक, उस क्षण की ओर अग्रसित हो जिस पर पहले से ही कोई ऋण विभव, हम कह सकते हैं कि वह आवेशित कर चुंबकीय क्षेत्र में तथा चुंबकीय क्षेत्र दिशा के अभिलंबवत गतिमान है, ठीक, दिशा के अभिलंबवत गतिमान है। और फिर हम आ जाते हैं, ये भी आप जानते हो, ये गतिमान आवेशित कण की त्रिज्या कितनी होती है वृत्तीय पथ पर, तब वह एक वृत्तीय पथ की स्थिति में आ जाता है, और वही चालक एक वृत्तीय पथ की घेरा बना लेता है, वृत्तीय पथ में चलने लगता है, और चलते चलते वृत्तीय पथ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब डीज के भीतर वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है, जब डीज के भीतर वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है, तब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब डीज के भीतर वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वृत्तीय पथ से आवेशित कण अति तीव्र वेग से, वृत्तीय पथ पर आवेशित कण अति तीव्र वेग से बाहर निकलने लगेंगे, बहुत तेज से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर आप जल को उबालते हैं, चाय को उबालते हैं, आप पानी उबालते हैं तो बाहर नहीं फेंकता, गैस पे आप कभी देखो, ट्राई करो, पानी उबालते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे दो, उबलेगा लेकिन बाहर नहीं फेंकेगा भगोने से। वही चीज़ अभी चाय रख दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, 2 ही मिनट में देखो चाय बाहर होता है ना, झाग बना के, ठीक वैसे ही हो रहा है इसमें। तुरंत वृत्तीय पथ की जैसी त्रिज्या बढ़ी, तुरंत वो बाहर निकला अति तीव्र वेग से, इतनी तेज कि पता नहीं कितनी तेज। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर आवेशित कण की त्रिज्या। ये इसके बाद ये लेक्चर, ये वीडियो आएगा, इसमें खाली आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी का मान कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, वृत्तीय पथ पर आवेशित कण की त्रिज्या, यानी किसी वृत्तीय पथ पर, कोई वृत्तीय पथ है गोलाकार, उस पर आवेशित कण, कोई कण किसी को आवेशित कर रहा है, ठीक, क्या होता है फिर, उसकी त्रिज्या, कितनी त्रिज्या होगी, यानी वृत्त की पूरे की त्रिज्या कितनी होगी, उसका आधा, ठीक, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, ठीक। अच्छा, परिक्रमण काल कितना होगा, अगर त्रिज्या है, कुछ काम किया, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक गए तो 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, कितना भी समय लगा ना, परिक्रमण किया ना, मान लो ये परिक्रमण कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, गोला गोला घूमे, एक ये भोलेनाथ की शिवलिंग है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लिए, परिक्रमा किए ना। जैसे ये चंद्रमा काल में सूरज का पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसे मान लीजिए परिक्रमा हमने की तो क्या हुआ, टी बराबर 2πm बाई क्यू बी, ये समय हो गया उसका परिक्रमा काल। खाली परिक्रमा जितनी देर की उतने का, ये नहीं कि उतने समय में खाली चला, ठीक। और आगे देखिए, अगर हम एक ही डी को ले लें, ये तो मैंने पूरे डी के लिए बताया, अगर हम एक डी का मान खाली निकालें, यानी एक डी पर कितना परिक्रमण काल किया जा रहा है, जैसे मान लो मेरे 2 करने में लगा समय, अब एक डी में स्मॉल टी ले लिएगा, t/2, यानी जो भी परिक्रमण काल का पूरा काल था उसको 2 से भाग दे दिए, ये 2 था, 2 डी था तो 2 से भाग दे, 3 होता तो 3 से भाग करते, 4 होता तो 4 से, ऐसे संख्या बढ़ती जाती, और टी बराबर 2πm अपॉन क्यू बी बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, πm बाई क्यू बी बचा, यानी एक डी के लिए टी का मान हो जाएगा πm बाई क्यू बी, ठीक।
1 डी का मान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेशित कण की त्रिज्या लगातार बढ़ती है और बढ़ती है, तब इस दशा में क्या होता है कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर हो जाता, चेंज कर दिया जाता है। ठीक, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर चेंज करते हैं, वैसे ही mb बाई क्यू बी यानी वेग आ जाएगा। भाई जब कहीं चल रहे हो तो कितनी भी वेग से चलोगे ना, जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, तो क्या करते हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो पहले स्टार्ट किए, किक मारे, एक्सीलरेटर दबाए, अब कुछ तो चलोगे 10 किलोमीटर रफ्तार, 15, 20, 25, कितनी भी 40, 50, 100 मान लो, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो ना, तो वेग ही तो है वो। ठीक, इस दशा में हम कह सकते हैं वेग बराबर क्यू वी आर। ठीक, क्यू वी आर अपॉन एम द्रव्यमान। भाई उसमें द्रव्यमान भी तो कुछ होगा, कुछ भार भी तो होगा, उसका होगा ना। अच्छा हम ये भी, अच्छा अब यहाँ देखिए, डीज के मध्य में एक रिक्त स्थान है खाली सा, डीज के मध्य में इसलिए मैंने बांट दिया, डीज के स्थान में खाली जगह है ना, ये दोनों के बीच। और ये भी बता दें आपको कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है कम से 1 से 2 मिलीमीटर होती है, 1 से 2 मिलीमीटर की दूरी होती है, इससे अधिक दूरी होती ही नहीं है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इससे दूरी नहीं होती है। 1 से 2 मिलीमीटर के अगर बोर्ड पेपर में आ गया कि डीज के साइक्लोट्रॉन के दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 से 2, अगर ऑप्शन में 1 दिया है, 2 दिया है तो लगाइए, ठीक, एक अगर 2 से 3 दिया या 3 से 4 दिया तो मत लगाना, नन ऑफ अबव, इसके अतिरिक्त लगा देना। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं डीज के मध्य रिक्त स्थान से बाहर निकलते समय, यानी इसके मध्य से रिक्त स्थान जो खाली खाली जगहों हैं, तो यहीं से तो क्या में जो कण होंगे आवेशित कण प्लस माइनस वो भी वही तो निकलेंगे, तो यहाँ से जब निकल रहे हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा भी तो, आवेशित कण की ऊर्जा भी तो कुछ बनेगी। भाई निकलने के लिए कहीं से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो एक गड्ढे में मैं गिर गया, मैं कह रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ बचाओ बचाओ, कोई ऐसे थोड़े ना आएगा। मान लो 7 फुट का मैं हूँ, 6 फुट का हूँ, ठीक, और 7वें फुट पे तो मैं कुछ भी पकड़ कर ऊपर निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो ऊर्जा लग रही है, उसमें उष्मा की खपत हो रही है। ठीक, तो क्या हो रही है, गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रयोग की गई है, कोई गति किया है। भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसमें तो गति ही तो हो रही है, मैं चल रहा हूँ तो इसमें भी गति हो रही है। ठीक, तो वैसे ही के बराबर हाफ mv स्क्वायर, आपको इसमें क्या है हाफ mv स्क्वायर, के को यहीं पे रोकते हैं, हाफ यम बी का मान भी यहीं पे निकाला गया ना, वेग बी का मान है क्यू वी आर अपॉन एम, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। ठीक, यम बाई 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, होल स्क्वायर था ना, तो सब पे स्क्वायर चढ़ेगा, एम बी स्क्वायर भी, एम से एम एक कैंसिल होगा, बचा क्या 1 एम, खाली इकलौता, जैसे कहते हैं बाप के इकलौता है, ठीक वैसे ही। तो के बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आपके साइक्लोट्रॉन में कणों की गतिज, कणों में जो गति की गई उसकी ऊर्जा कितनी निकली, यानी कितनी तीव्र गति से उसमें ऊर्जा की खपत हुई, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 साइक्लोट्रॉन। ठीक, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा आया होगा ये टॉपिक समझ में, और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा फिर से वीडियो और अच्छे से बनाने आपको समझाने की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। देखिए म्यू नॉट खत्म हो चुका, आगे नेक्स्ट अभी देखा ही आपने, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध जान लेते हैं, क्या संबंध होता है। बोर्ड पेपर में 3 नंबर में आ जाते हैं। देखिए आपको कूलाम के नियम पढ़ाया गया, उसमें कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के नियम का सूत्र क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो था। इसका मान आप सभी जानते होंगे, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना, ठीक। और फिर क्या होता है, के बराबर इतना होता है ना, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 10 के पावर -7, ये होता है दोनों का मानना, ठीक। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर, ठीक, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा,
इसको आप अपॉन में लिख दो 1/4πε0, ठीक, अपॉन में μ0/4π, ठीक। और यहाँ पे क्या था 9 × 10 के घात 9 अपॉन 10 के घात -7। तो यहाँ पे देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/μ0ε0 इज इक्वल टू ये 10 के घात ऊपर 10 के घात -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10 के घात 9 × 10 के घात 9 × 7 हो जाएगा ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 सॉरी 9 × 10 के घात, देखो बेस समान है तो घात क्या होगी जुड़ जाएगी, जब हर समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 16 10 के घात 16, ठीक, 10 के घात 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे देखिए क्या था 1/4π लिख दिया, सॉरी 1/μ0ε0 था, यहाँ पे μ0ε0 हमें ज्ञात क्या करना है, ε0 का मान निकालना है, ठीक। इसके नीचे हम 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देता 1/4πε0 और दिया तो 9 × 10 के घात 9, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं μ0ε0 लिख सकते हैं ना, पलट दिया जाए बराबर में 3 × 10 के घात 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, यानी 9 × 10 के घात 16 है ना, 9 × 10 के घात 16, ठीक। इसमें से हम क्या करते हैं, μ0ε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10 के घात 16। आप सब ही जानते हैं कि हमारा C यानी प्रकाश की चाल, जिसे आप कहते हो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। तो यही तो लिखा है ना 3 × 10 के घात 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे C का स्क्वायर। 3 × 10 के घात 8 पे प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं, C से, प्रकाश की चाल को हम C से लिखते हैं, ठीक। तो 3 × 10 के घात 8 के जब C और स्क्वायर का स्क्वायर वैसे रखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम C को सॉरी ये अपॉन में रखो इसे अभी तो और अच्छा रहेगा, C स्क्वायर, अगर हम C स्क्वायर ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर इधर रख लें इज इक्वल टू 1/μ0ε0, ये तो था। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/√μ0ε0, ठीक। C इज इक्वल टू 1/√μ0ε0, यही आपका μ0ε0 के मध्य संबंध है। μ0ε0 के बीच यही संबंध बताया गया है, और यही संबंध बोर्ड पेपर में आता है कि μ0ε0 के बीच कौन सा संबंध है, आप ये सत्यापित करिए। तो सत्यापित करने को आएगा तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे कि कूलाम के नियम से, ऐसे लिखोगे कूलाम के नियम से, ठीक, वैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक। और C यानी प्रकाश की चाल बीमा, C की बीमा क्या हो जाएगी मीटर यानी लंबाई L, समय दिया है तो T यानी समय सेकंड, और इनवर्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स कैसे आया नहीं पता, चलिए देखिए ऐसे तो लिखेंगे T, मीटर को लंबाई से डिनोट करेंगे और समय को T से, तो T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT पर -1, यही आपको प्रूफ करना था, और μ0ε0 के बीच ये संबंध था, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से क्लियरली एकदम से समझ में आ गई होगी।
तो वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेक्चर नंबर 3 इसके बाद आपको मिलेगा, उसमें कई सारी टॉपिक्स रहेंगी, वो टॉपिक एक साथ क्लियर की जाएंगी लेक्चर नंबर 3 में। एंड लेक्चर नंबर 1 आप नहीं देखें तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करिए और लेक्चर नंबर 1 देखिए। सो थैंक यू वॉचिंग वीडियो।